और इसी के साथ ही बढ़ते हैं सीनियर दिफाई तज्जियाकार मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जिनसे हम जानेंगे कि ये जो अब डिप्लोमेसी को हम कामयाब होते हुए देख रहे हैं आफ्टर द कॉस्ट ऑफ वॉर विच हैज़ बिन टू हाई, इसी हवाले से गुफ्तगू होगी। अगले 60 रोज़ में क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? जनरल साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। जनरल साहब, आप इस जॉइंट स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं जो कतर और पाकिस्तान की जानिब से रिलीज हुई है, और इसमें एक 60 रोज के बाकायदा एक मुख्तलिफ वर्किंग ग्रुप्स और मेकनिज़म्स के हवाले से उसको तश्कील देने पर इत्तेफाक की तस्दीक की गई है? जी, थैंक यू वेरी मच अलीना फॉर हैविंग मी। जी, इसमें कोई शक नहीं है कि दोनों साइड्स जो हैं वो इस नतीजे पर पहुंची हैं कि एस्केलेशन ने या मिलिट्री एप्लीकेशन ने उनको चेकमेट नहीं दिया। वो कुडंट पॉलिसी कैप्चुलेशन भी नहीं करा सके, इम्पैक्ट भी नहीं करा सके, और मिस कैलकुलेशंस है अमेरिकन साइड पे, क्योंकि इसराइल की वजह से दे वर पुश्ड इनटू दिस वॉर। दिस वॉर वाज टू हैपन, इसने होना तो था जी। क्योंकि जब इसराइल को यूरो कमांड से उठा के सेंटकॉम में लाया गया जनवरी 21 में, तो उस वक्त थोड़े से इशारे मिलते थे। फिर जेसीयूपी से बाहर जाना भी मुझे तो ऐसे लगता है कि वो डेलिबरेटली अमेरिकन दे वेंट आउट ऑफ दैट ताकि एक कासस ब्लैक क्रिएट किया जाए टू वेज अ वॉर इन अ वे, क्योंकि वो जो यूरेनियम के जो लेवल पे चल। बट एनीवेज दिस इज हिस्ट्री नाउ। गुड थिंग इज कि एक मैकेनिज्म इस्टेब्लिश हुआ है, ऑल बिकॉज ऑफ द मेन आर्टिकुलेटर दैट इज पाकिस्तान। ये मीडिएटर ना होता अगर पाकिस्तान और दोनों के सिस्टम्स को, दोनों की और वॉर की अंडरस्टैंडिंग ना होती है। एक मुल्क है जिसको वॉर की अंडरस्टैंडिंग है कि वॉर के क्या असरात होते हैं, क्या उसके रिपरकशंस है। यही चीजें प्रेसिडेंट ट्रंप को जब लंच किया फील्ड मार्शल ने व्हाइट हाउस में, तो एग्जैक्टली अनफोल्ड किया कि दिस इज अ सिनारियो अगर आपने ये गलती की ईरान के ऊपर अटैक करने वाली। और वैसे ही जब अनफोल्ड हुई चीजें, तो दैट्स व्हाई प्रेसिडेंट ट्रंप इज सेइंग कि माय फेवरेट फील्ड मार्शल, क्योंकि फील्ड मार्शल तो सही बता रहा था जो भी उनको चीजें बता रहे थे। उनकी अपनी अनफॉर्चुनेटली ही वाज पुश्ड इनटू दिस बाय नेतन्याहू। मोसाद के चीफ ने जब उनको सिचुएशन रूम में ब्रीफ किया, तो वो यही समझ रहे थे कि 4 दिन में जंग खत्म हो जाएगी। और मुज़ाकरात और एलामिये में अब एक जो मरकजी नुक्ता है जनरल साहब, वो लेबनान की सूरत हाल है, जिसके हवाले से अमेरिका और ईरान के दरमियान एक डी कॉन्फ्लिक्शन सेल भी स्टैब्लिश किया गया है, और ये एक अहम पेशरफ्त के तौर पे भी देखा जा रहा है। सो आपको क्या लग रहा है कि लेबनान का जो मसला है वो अब मुस्तकिल तौर पर हल हो जाएगा? चैलेंजिंग अलीदा, चैलेंजिंग रहेगा। इट्स नॉट दैट वेरी इजी। देखिए ना, उसमें एक प्लेयर है जिसका नाम है इसराइल, which has expansionist designs, Jewish Zionism की एप्लीकेशन, expansionist designs है, ग्रेटर इसराइल प्रोजेक्ट इज ऑन। इसलिए तो वो जहां जहां पे उसने ऑल्टर किए हैं बाउंड्रीज को, जहां जहां पे उसने टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को वायलेट किया किसी भी मुल्क की, वहां से वो वापस जाने को तैयार नहीं है। मेट भी गजा, सीरिया के अंदर देख ले, अभी लेबनान में उसने जो वेस्ट बैंक पे कब्जा किया और उसका नाम कर रहा है जी कि मैं इसको सिक्योरिटी जोन बनाऊंगा। दे विल ट्राई टू प्रोटेक्ट इट, इसको मेंटेन रखे, तो इट विल रिमेन चैलेंजिंग। अब इशू ये है कि उधर हिजबुल्लाह को ले लें और इधर इजराइल को ले लें। ये दोनों अब स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं या स्ट्रेटेजिक बर्डन है ईरान और यूएस का, वो दुनिया देख रही है। मोस्टली पीपल थिंक इन यूनाइटेड स्टेट के ये जो इजराइल है, ये पार्टनर के बजाय हमारे लिए बर्डन बन गया। इसकी वजह से हमने वॉर मिली, वॉर की वजह से इकोनॉमिक प्रेशर्स आए हैं। देखें ना, $4 से ज्यादा, $5 के करीब पर गैलन प्राइसेस चली गई। अमेरिकन अवाम भी चीख उठे। दैट्स व्हाई मोर देन 70% पीपल आर नॉट विद द वॉर। तो इसको अमेरिकन वॉर ही नहीं समझते। आज मुझसे कोई पूछ रहा था कि अमेरिकन ने क्या हासिल किया, मैंने कहा अमेरिका तब हासिल करता कि वो अमेरिकन ऑब्जेक्टिव्स के लिए अगर वॉर कर रहा होता। वो बेसिकली तो इसराइल को फैसिलिटेट करना चाह रहे थे या वट एवर, राइट, इसलिए वो हासिल नहीं कर सकते। तो ये जरा लेबनान वाला चैलेंजिंग रहेगा। बट हाउएवर मैकेनिज्म अभी स्टैब्लिश हुआ है, ये जो डी कॉन्फ्लिक्शन सेल स्टैब्लिश हुआ है, देखते हैं कि ये कितना उसमें सक्सीड होता है। ईरान की पोजीशन जो है वो अमेरिका के मुकाबले में नजर आ रहा है आपको कि एक ज्यादा पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ वो आगे आए हैं? हुर्मस ने, देखिए जहां तक स्ट्रेटेजिक उसका इम्पैक्ट आया है, हुर्मस हैज प्लेड द की रोल। ईरान का जो मिलिट्री रिस्पांस था वो तो ठीक है, हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन हुई जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं, गल्फ कंट्रीज हैं, उनके ऊपर उन्होंने एक्सपेंशन की, उनको अटैक किया। लेकिन वहां से जो रिस्ट्रेंट हुआ वो बेसिकली तो पाकिस्तान की वजह से हुआ। दैट्स व्हाई कतर भी आज बीइंग अ विक्टिम ऑफ द वॉर, आज मेडिएटर के तौर पे एक रोल अदा कर रहा है कि उसने रिस्ट्रेंट का, स्ट्रेटेजिक मैच्योरिटी और रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया, ऑल बिकॉज ऑफ पाकिस्तान। सऊदी अरेबिया पाकिस्तान, कुवैत पाकिस्तान,
इवन ओमान एंड वो देख ले बहरीन वगैरह को भी, यूएई को भी पाकिस्तान रेजिस्टेंट का ही मशवरा दी। फिर अमेरिकन ट्रेजरी ने देख लिया आज आपने कि उन्होंने 60 डेज के लिए ऑयल एक्सपोर्ट का उनको परमिशन प्रोबेबली मिल लाइसेंस, गई है, जी बिल्कुल। लाइसेंस उनको मिल गया है। तो आई थिंक दिस दे कैन मूव फॉरवर्ड। ईरान को भी अब इंटरनेशनल गवर्नेंस सिस्टम में आने की जरूरत है। वो कहते हैं ना, आप बहुत ज्यादा अरसा आइसोलेशन में रहे हैं, तो जब सिस्टम के अंदर आएंगे स्टेक्स क्रिएट होंगी और एक नया जो चेस बोर्ड लगेगा रीजन के अंदर, इंपॉर्टेंट प्लेयर के तौर पे वो उस पर मौजूद होगा। राइट जल साहब, अभी आप अमेरिका ने जिस तरह से इट वाज ट्रैप्ड इनटू दिस वॉर, और आज न्यूयॉर्क टाइम्स की भी जो ताज़ा तरीन रिपोर्ट है इसमें दावा किया गया कि ईरान के साथ तकरीबन 4 माह तक जो ये तनाज़ा जारी रहा उसमें ट्रंप कुछ ज़्यादा तब्दीली तो नहीं ला सके, बल्कि उल्टा अमेरिका को सुबकी उठाना पड़ी है। एंड लाइक यू वर आल्सो मेंशनिंग, हाउ कॉस्टली विल दिस बी फॉर डोनाल्ड ट्रंप इन द मिड टर्म इलेक्शंस? पॉलिटिकल कॉस्ट तो बहुत हैवी है, इज एट द लोएस्ट रेटिंग्स ही इस वक्त। देखिए, जेसीपीए से एक तो प्रेसिडेंट ओबामा की वजह से उन्होंने किया कि जैसी ओबामा की जो डील थी वो अमेरिका के अंदर एक थॉट है कई लोगों की, वो उनको बर्दाश्त नहीं हो रही थी। एंड नंबर टू, इजराइल वाज नॉट हैप्पी। द ओनली अनहैप्पी पार्टी एज अ होल देखा जाए तो वो इजराइल था जी, क्योंकि उसको रीजन फॉर वॉर नहीं मिलता था। वहां जेसीपीए खत्म हुआ, एनरिचमेंट शुरू हुई, एक सर्टन लेवल पे गई आई कि इंस्पेक्टर्स गए आए और उन्होंने एक रीजन क्रिएट की, जो पहला 12 डेज की वॉर हुई थी, जो अटैक हुआ ईरान के ऊपर, एंड देयर वी गो। तो वो और जो बिगेस्ट एनिमी है अली ना इजराइल का इस पूरे रीजन में, वो आपको पता है क्या है? वो है पीस। कि पीस हो जाता है तो इजराइल के जो एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन है, दे नीड फ्रिक्शन। जैसे अभी दुत्वा बेस्ड चाणक्य का ये जो एप्लीकेशन है अगेंस्ट पाकिस्तान, मोदी वगैरह ने तो पॉलिटिक्स ही एंटी पाकिस्तान, हेट बेस्ड, ब्लड बेस्ड पॉलिटिक्स किया। उधर लिक्विड पार्टी है, फॉर राइट है, स्टॉमक वगैरह, ये सारे करते ही सियासत एंटी ईरान एंड एंटी इस्लाम, और इस्लाम खा जाएगा, न्यूक्लियर खा जाएगा, मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। उसी पे उनकी पॉलिटिक्स चलती है। अपने लोगों को डराते हैं, इंटिमिडेट करते हैं, क्वर्स करते हैं और कहते हैं जी हम आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे वरना आप मारे जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। और वो फियर में उनको वोट करते हैं, पॉलिटिकली उनके साथ अटैच रहते हैं। तो इट्स बिकम अ फैशन। And Jil Saab, my last question, Irani president will be visiting Pakistan tomorrow, inshallah he will be arriving here. ये कितना significant और अहम जो है वो दौरा कंसिडर किया जाएगा इस पूरे हालिया तनाजुर में? आई थिंक ए ग्रेट जेस्चर बाय द प्रेसिडेंट। वो आएंगे तो ऑफ कोर्स एक नई राय मुतय्यन करेंगी। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि जो नया चेस बोर्ड लग रहा है रीजन में, उसमें ईरान और पाकिस्तान एज वेरी गुड फ्रेंड्स, और पाकिस्तान फिर वो ब्रिज बनेगा जो ईरान और ऑलरेडी है। जो अब मैंने जिक्र भी किया है कि जो रिस्ट्रेंट शो हुआ है मिडिल ईस्टर्न कंट्री से, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस ब्रिज जो पाकिस्तान है। गुड थिंग वाज कि ईरान भी और अरब कंट्रीज भी मोस्टली दे वॉकड ऑन दैट ब्रिज। वो बड़ा जरूरी है और ये फासले कम करेगा। एंड फॉर द लार्जर पीस, ये किसी के खिलाफ नहीं होगा बट अपनी स्टेबिलिटी एंड रीजनल प्रोग्रेस के लिए होगा। पाकिस्तान इज अ ह्यूज रीजनल प्लेयर नाउ। राइट, थैंक यू सो मच जैन साहब, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।